हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि आपके डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत से जो नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स की 8 नंबर की क्लास है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के 3 टाइप्स होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। सभी का मैं यहाँ पे तुलना करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट के बारे में। देखिए, इस पर क्या होता है, डोमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का दबाव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता का कल्याण होता है, पब्लिक वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मेन फीचर क्या होता है इसका, प्राइस रेस्ट्रिक्शन, कहने मतलब कि जो कीमत है उसके ऊपर पाबंदी रखना इसका मुख्य विशेषता इसकी होती है। तो और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे रशिया की जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी है, सोशलिस्ट है, समाजवादी। नॉर्थ कोरिया की, चाइना की, इन सभी की क्या है, समाजवादी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैपिटलिस्ट के बारे में। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसके हिंदी में क्या बोला जाता है, पूंजीवादी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, डोमिनेशन ऑफ प्राइवेट, मतलब कि निजी क्षेत्र का इसके ऊपर अधिकार रहता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अपने हित के लिए काम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मेन फीचर क्या होता है फ्रेंड्स इसका, प्राइस मैकेनिज्म, मतलब कि कीमत के ऊपर प्रक्रिया लगाना इसका मेन विशेषता होती है। इसका मेन फीचर क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, लाइसेज फेयर एज द शेप। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है इस इकोनॉमिक का वो कौन सा है, साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट टाइप की, यूएसए की जो इकोनॉमी है वो भी कैपिटलिस्ट टाइप की ही इकोनॉमी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। इसके अंदर किसी का अधिकार नहीं होता, नो डोमिनेशन होता है, मतलब कि किसी का भी किसी भी सरकार का इसके ऊपर दबाव नहीं रहता। इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है। दोनों चीज़ें कौन कौन सी होती है, इसके अंदर पब्लिक वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट मेकिंग, दोनों काम इसके अंदर होते हैं। जो मिक्स्ड इकोनॉमिक है उसके अंदर क्या होता है, जो पब्लिक वेलफेयर है वो भी होता है, साथ में प्रॉफिट मेकिंग भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है। तो इसका फीचर क्या होता है, मेन फीचर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों फीचर होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं प्राइस रेस्ट्रिक्शन, इसका फीचर होता है, दूसरा होता है प्राइस मैकेनिज्म, दोनों फीचर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको अन्य नेहरूवियन इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता है। ये ओनली इंडिया के अंदर ही लागू होती है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ओनली इंडिया के अंदर ही लागू होती है, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है नेहरूवियन इकोनॉमी या फिर ड्यूअल इकोनॉमी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत देश की जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत की इकोनॉमी किस टाइप की है, कहने मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, जो आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज़ ए फीचर इन विच प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि यहाँ चीज़ों की कीमतें मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। कीमत प्रक्रिया होती है ना, प्राइस मैकेनिज्म होता है, कीमत प्रक्रिया जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर चीज़ों की जो कीमतें होती है वो मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मांग और पूर्ति। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे आया था फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसियज फेयर, इट इज़ ए फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसको हिंदी में बोला जाता है एज द शेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, जिसको नेहरूवियन इकोनॉमी भी बोला गया था। ठीक है, तो ये इकोनॉमी कब से कब तक लागू की गई थी, फ्रॉम 1947 टू 1969 तक इंडियन इकोनॉमी इज़ कंसिडर्ड एज नेहरूवियन इकोनॉमी। ठीक है, जो 1947 से 1969 तक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नेहरूवियन कहा गया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट, नेहरूवियन इकोनॉमी कहा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था को। कब से कब तक, 1947 से 1969 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी नीति आई थी, एलपीजी।
उसके बारे में जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी, वो इसके बाद में आई थी, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। देखिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। विद द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स बाय इंदिरा गांधी इन 1969 इंडियन इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर उसके बाद में 1991 तक कौन सी अर्थव्यवस्था आई थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई। सबसे पहले कौन सी आई थी? जो नेहरूवियन इकोनॉमी थी, ठीक है, 1969 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सी आई? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। ये कब तक चली थी? 1969 के बाद में 1991 तक सोशलिस्ट इकोनॉमी चली। फिर उसके बाद में कौन सी आई थी? एलपीजी पॉलिसी वाली आई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन 1991, देखिए मैंने आपको बताया था 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी। इंडियन इकोनॉमी ऑनवर्ड कंटिन्यू एज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 के बाद में, ठीक है, तो उसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई थी भारत की, ठीक है। जब एलपीजी नीति 1991 में आई तो अर्थव्यवस्था मिश्रित हो गई, ठीक है। तो ये 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसमें कि इसमें कौन से नंबर का ये 5 ईयर प्लान था? जब ये 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसके जो कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत ये लागू की गई थी? तो ये 7th पंचवर्षीय योजना के तहत ये लागू की गई थी। 7th पंचवर्षीय योजना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब 1991 आता है तो यहाँ पे 7th पंचवर्षीय योजना फिनिश हो जाती है। इसके बाद में 8th पंचवर्षीय योजना लागू की गई, ठीक है। तो उसके अंदर भी इसी पॉलिसी को यहाँ पे लागू किया गया। एलपीजी पॉलिसी है उसको वापस इसमें इंट्रोड्यूस किया गया 8th 5 ईयर प्लान के अंदर, और 7th 5 ईयर प्लान था इसके अंदर ये लागू की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी और 8th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर ये पूर्णतः लागू कर दी गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जब एलपीजी नीति 1991 में आई तब मिश्रित हो गई थी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई थी? मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख गया यहाँ पे एलपीजी पॉलिसी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? तो एलपीजी पॉलिसी है उसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तब तीनों को एक एक करके हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, या फिर लिबरलाइजेशन क्या होता है? हिंदी में अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो तीनों को आपको याद रखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1991 इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो एलपीजी पॉलिसी है उसको 1991 में औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया गया, लाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, ठीक है। मतलब सुझाव उनके, इन दोनों के सुझाव के द्वारा इसको लागू किया गया था, लाया गया था, ठीक है। याद रखना, तो इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के सुझाव पर लाया गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैंने 3 चीज़ें बताई। यहाँ पे एलपीजी पॉलिसी है उसकी फुल फॉर्म बताई कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन के बारे में, फिर उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है फ्रेंड्स इसमें? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लिबरलाइजेशन। If it refers to removal of restriction which were imposed on industries before 1991। उदारीकरण में क्या हो रहा है? इसमें 1991 से पहले औद्योगिक क्षेत्रों में जितनी भी पाबंदियाँ थी उन्हें हटाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे? तो इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन विच वर इम्पोज्ड ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। 1991 से पहले जितनी भी पाबंदियाँ यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई गई थी, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे हटा दिया गया। फिर उसके बाद में क्या किया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए इट एंड ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू एरियाज सच एज एल्कोहल इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। मतलब कि जो लाइसेंस लगाए गए थे, मतलब लाइसेंस दिए जाते थे, उसके अंदर क्या हो कि इसमें लाइसेंस को हटा दिया गया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लाइसेंस बाकी सभी क्षेत्रों में हटा दिए गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे, कुछ क्षेत्रों में लाइसेंस अब भी लागू रखे। वो कौन से क्षेत्र थे यहाँ पे? कुछ क्षेत्रों में छोड़कर, जैसे कि शराब
उद्योग और दवाई उद्योग, इनको छोड़कर सभी के लाइसेंस यहाँ पे हटा दिए गए। ठीक है, एंड ऑफ लाइसेंस यहाँ पे किया गया 1991 से पहले तो यहाँ पे लाइसेंस सभी के पास रहने चाहिए थे, लेकिन 1991 के बाद में जब ये एलपीजी पॉलिसी आए तो उसके अंदर यहाँ पे लाइसेंस हटा दिए गए। कौन कौन से क्षेत्रों पे रखे? मात्र एल्कोहल इंडस्ट्री और मेडिसिन इंडस्ट्री, इन दोनों को ही लाइसेंस दिए गए। उसके अलावा सभी क्षेत्रों से यहाँ पे लाइसेंस हटा दिए गए। ठीक है, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, यहाँ पे क्या किया गया कि दाम को निर्धारित करने में छूट दी गई। ठीक है, तो मतलब फ्रीडम दी गई प्राइस को फिक्स करने के लिए। ठीक है, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, उद्योग को बढ़ाने और कम करने में यहाँ पे छूट दी गई कि आप अपने उद्योग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दबाव नहीं था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिबरलाइजेशन के अंदर छूट दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण के अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स? इट रेफर्स टू गिविंग एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर वेयर देयर वर मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें निजी क्षेत्रों को जगह दी गई जहाँ पर सरकार का एकाधिकार था। प्राइवेटाइजेशन के में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे निजी क्षेत्रों को जगह दी गई इसके अंदर, जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अंदर, और यहाँ पे सरकार का एकाधिकार रखा गया है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्रों में विनिवेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे क्या किया गया? प्रमोशन ऑफ BIFR कमेटी। कहने मतलब BIFR कमेटी को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे BIFR कमेटी की फुल फॉर्म अगर आपसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछी जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे BIFR का फुल फॉर्म होता है बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है, बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1987 BIFR रजिस्टर्ड अंडर SICS इन 1985। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स? इसमें इसकी स्थापना की गई 1987 में, जो BIFR की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो किसके जगह पर इसकी स्थापना की गई थी? अंडर SICS एक्ट 1985 के अंडर। ठीक है, जो SICS एक्ट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है जो 1985 है, उसके स्थान पर इसको BIFR को यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड। कहना मतलब कि सारी अर्थव्यवस्था, जो विश्व की जितनी भी सारी अर्थव्यवस्था हैं उनको जोड़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, मतलब कि वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? रिडक्शन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, मतलब आयात और निर्यात करों में कमी की गई। इसके अंदर प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। तो ये दो काम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के अंदर किए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।